हेलो। प्रणाम मित्रों। मैं दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई चला गया था एक वीक के लिए, इसलिए वीडियो नहीं बनाया मैंने। लेकिन वहाँ जाते ही डस्ट पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन, वो सब होने से वो सब मुझे एलर्जी होता है और मेरी तबीयत खराब हो गई। और दवा तो ले रहा था, कल शाम को इधर आया लोनावाला, अभी ठीक हो गया। तो आज वीडियो बनाने का मन कर रहा है और एक पुराना कंटेंट मुझे याद आ रहा है। जब बांग्लादेश की घटना हुई थी तो कांग्रेसी सपने देख रहे थे मुफ्त का चंदन लगाने के लिए कि बांग्लादेश में जैसा हुआ है ऐसा यहां भी हो जाए तो वाह क्या कहने हैं। बैठे बिठाए मोदी को हटा दें और पब्लिक हमको ले। पब्लिक तुमको लाने वाली नहीं है। अभी 50 साल तक आप रेस्ट कीजिए और जो बहुत पैसा बना के रखा है, काय की चिंता, जल्दबाजी काय की कर रहे हो? इतना पैसा बना के रखा है, 7 पीढ़ी तुम्हारी खाए तो खत्म नहीं हो, और फिर जल्दी कुर्सी के लिए इतना छटपटा रहे हो। ये छटपटाहट बता रही है कि बात कुछ और ही है। इस देश को इतना लूटा है, जम के बेरहमी से लूटा है कांग्रेसियों ने। उसका एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए मोदी को कि कितना लूटा बेरहमी से। और कानून के आधार पे संवैधानिक तरीके से देश चल रहा है। ये इनका व्याख्यान होता है कि देश संविधान के ऊपर। अरे देश संविधान को पॉकेट में रखते हो तुम लोग और देश चला रहे हो। चलाया था तुमने लूट मार के कानून से। तो अभी उम्मीद करते हो कि पब्लिक हमको हमारे फेवर में ऐसा करे कि बांग्लादेश की तरह से हमको भी कुर्सी में बैठा। 50 साल तक आराम करो, जो लूट का माल है वो खाओ, अभी तुम्हारा नंबर आने वाला नहीं है। ये पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, पब्लिक बहुत समझ गई। मैं इनको आज इनकी बखिया उधेड़ता हूं, पत्रकारों के दिमाग में वो बात नहीं आई, मैं डालता हूं आज कि फ्रांस की राजक्रांति हुई थी, उस वक्त जो हालात थे सारे के सारे वो हालात आज हिंदुस्तान में हैं और वो कांग्रेस के ऊपर ऐसे कैसे लागू होते हैं, मैं तथ्य के आधार पर बताऊंगा। ये तो कह रहे थे बांग्लादेश में जो हालात है वो आज हिंदुस्तान में वैसे नहीं। नहीं, बांग्लादेश को छोड़ो, तुम कहां बांग्लादेश, तुम फ्रांस की राजक्रांति जो हुई थी वो हालात थे, वो आज है कांग्रेस के। इतनी बड़ी राजक्रांति से मैं कंपेयर कर रहा हूं, इतना बड़ा पद दे रहा हूं तुम लोगों को, उसको देखो, उसको सुनो। और पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन कहूंगा कि जरा विचार करो, पढ़ो। मैं तो 45 दिन तक एक बार था फ्रांस में, 15 दिन तक एक बार था। तो 15 दिन तो मैं एक ग्रुप के साथ गया था, घूमने फिरने में लगा दिया। लेकिन 45 दिन के लिए जगह तो पूरा स्टडी किया मैंने, फ्रांस की राजक्रांति, नेपोलियन का उदय, लुइस 14 का शटडाउन, उसको हटाना, उसकी हत्या करना, और ये सब पढ़ा मैंने। तो सारी की सारी परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं जैसे हिंदुस्तान में इन कांग्रेसियों ने जब इस देश को बेरहमी से लूटा। लुइस क्यों मारा गया था? क्योंकि लुइस ने फ्रांस का सारा पैसा, एक राजभवन की जरूरत नहीं थी उस राजभवन को बनाने में उड़ा दिया, लूटा, फ्रांस के राज खजाने को खाली कर दिया। वैसे ही खाली किया इन बेईमान कांग्रेसियों ने इस देश को घोटाले कर करके और लूट के और खाली कर दिया, सेम वैसे ही जैसे लुइस ने किया था। तो लुइस के साथ में वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने
लोकतंत्र स्थापित करके और लुईस को फांसी पे चढ़ाया, उसकी महारानी को फांसी पे चढ़ाया। मात्र 7,000 महिलाओं ने, फ्रांस की 7,000 बहादुर महिलाओं ने, कोई ज्यादा संख्या नहीं है, 7,000 हमारे छोटे छोटे नगरों में जब कोई जुलूस उलूस निकलता है तब वो संख्या होती है। उन्होंने 7,000 बहादुर महिलाओं ने उस राजभवन को घेर लिया। घेरने के लिए लुईस बात करने के लिए आया तो महिलाओं ने कहा कि इधर खाने को रोटी नहीं है और तुम लोग एक ऐसा राजभवन बना रहे हो जिसमें सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। तो लुईस को कुछ सूझा नहीं। महारानी साथ में थी। महारानी कहा कि रोटी नहीं तो केक खाओ ना, बिस्किट खाओ, केक खाओ, क्यों रोटी के पीछे पड़े हो। उन महिलाओं ने कहा कि बिस्किट, केक और बिस्किट महारानी जी वो आटे से बनता है, आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, आप कहाँ केक और बिस्किट खिलाते हो। तो लुईस के साथ में इस एक केक खिलाने के चक्कर में वो महारानी को भी क्रांतिकारियों ने मार डाला। उसके बाद में क्या हुआ, तो जो क्रांतिकारी थे उनकी एक बहुत गहरी बात आई सामने और वो बात समझने जैसी और सीखने जैसी है और उसके बारे में सोचने जैसी बात है कि जो आदमी उत्पाती होता है, क्रांतिकारी होता है, सत्ता को पलटने की ताकत रखते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं, उन लोगों को ये जरूरी नहीं कि वो विकास का कार्य भी वैसे ही करे। ये दो अलग अलग बातें जब लोगों की समझ में आई तो उन्होंने कहा कि भाई क्रांतिकारियों, तुमने देखो राजक्रांति कर दी, बदल दी, लुईस को हटा दिया, अच्छा किया, लोकतंत्र स्थापित कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे आगे के जो रास्ता है वो तुम्हारे बस का नहीं लग रहा। पोल पट्टी खुल गई उनकी, उनसे मारकाट करवा लो और 10-20 की हत्या पत्या करवा लो, वो तो कर देंगे। अब उनको बोलो कि अब इस भूखे राष्ट्र को रोटी कैसे दे, ये उनके बस की बात नहीं। तो वो क्रांतिकारी जो ग्रुप था जिसने राजक्रांति की थी, आपको आश्चर्य होगा, जिसकी राजक्रांति करने वाले सारे के सारे लोगों ने मान लिया, एडमिट कर लिया कि ये बात सही है कि हम ये तो कर सकते हैं लेकिन अब आगे का तो हमको पता नहीं। लेकिन ईमानदार लोग थे। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान के अंदर तो जो हमारा जो बेईमान वर्ग है, जो लूटने वाला वर्ग है, जो मुनाफाखोर वर्ग है, जो घोटालेबाज है, वो कहते हैं कि नहीं, हमने 20 सूत्री कार्यक्रम लेके आते हैं, 20, 25, 30 सूत्रों की कमी है क्या, वो लेके आते हैं पर गरीबी पूरी हटा देंगे, चिंता मत कीजिए। और हिंदुस्तान के इतने बुद्धू लोग हैं कि वो उनकी बातों में आ जाते हैं। फ्रांस के लोग इतने बुद्धू नहीं थे, उनकी बातों में नहीं आए। आज से 200-250 साल पहले की बात है। तो हम कितने पीछे हैं वो आप देख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए। सारी वो की वो परिस्थितियां हैं, इस देश को लूटने वाले, इस देश को बर्बाद करने वाले, और फिर वो सत्ता के ऊपर काबिज होने चाहते हैं। उनसे पब्लिक को एक ही जवाब पूछना चाहिए। ये चुनाव जीत के ये समझते हैं कि हमको एक बहुत बहुत बड़ा लीगल अधिकार मिल गया, लीगल एक वैधानिक अधिकार मिला है, लेकिन वो वैधानिक अधिकार ही काफी नहीं है। ये हिंदुस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा। वही काफी नहीं है। चुनाव जीतने की एक तरकीब होती है, एक तिकड़मबाजी होती है, वही काफी नहीं है। और क्या काफी है? आपके पास प्रोग्राम क्या है? ये झूठ बोल के तो चुनाव जीत जाते हैं खटाखट फटाफट के चक्कर में। और मोदी और पार्टी सब उसको ये इतना भी नहीं बता पाए कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये भी नहीं बोल पाए। आश्चर्य की बात है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये लोग कर क्या रहे थे। ये 500 का जो झुंड बना रखा है इन्होंने, पार्लियामेंट भर रखी है, विधानसभाएं भर रखी है, और ये सरकारी सांड बन के घूम रहे हैं खाली पैसा खाने का।
ये कर क्या रहे थे उस वक्त? कार्यकर्ताओं के भरोसे बैठ जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता पर। कार्यकर्ता की समझ में आ गया, कार्यकर्ता की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं। कांग्रेस में गुटबाजी है, ग्रुपबाजी है। कांग्रेस एक गैंग है, उसके कार्यकर्ता की इज्जत है, क्योंकि वो जाता है तो उसका नेता समझ जाता है कि ये कुछ मुर्गे पकड़ के लाया होगा, काटेंगे, खाएंगे, पैसा बाट बंदर बाट होती है वहां सारी। तो उनकी तो बड़ी पूछ है, एक लिंक है। बीजेपी के कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं है, और अच्छी तरह से पता है कि ये जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो ये बीजेपी की कार्यकर्ता की जो वफादारी है, जो ईमानदारी है, वही उसकी कमजोरी बन गई। और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये बात समझना पड़ेगा कि मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी, उसको मैं कमजोरी नहीं बनने दूंगा। तो बीजेपी के कार्यकर्ता को जरा चाल ढाल बदलनी पड़ेगी, तभी अपना अस्तित्व बचा पाएगा। नहीं तो अस्तित्व खतरे में है, कार्यकर्ता का अस्तित्व खतरे में है। क्यों? कि वो दूसरी कोई पार्टी उसके पास जाए तो जाए कहां? सॉरी, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैंने हेड ऑफिस में जाके वो सारे जो खटके लटके हैं वो सब देख रखे हैं, उससे मैं भी व्यतीत हूं। और आज भी हम छोटे देखो, हमारे पास छोटे छोटे काम आते हैं। किसी का ट्रांसफर हो गया। कल मेरे पास एक काम आया था अलवर में। एक मेरे मित्र है, उनके मकान के ऊपर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो पैसा खाने के चक्कर में उसके पीछे पड़ा हुआ है, उल्टा सीधा, ये मकान उल्टा है, ऐसा है, वैसा है, इसको तोड़ा जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सब ये हमारे पास छोटे छोटे मामले आते हैं। अब हमारे जो मंत्री बन गए, और वो उनकी जो जड़ से जुड़े, जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है, वो ऊपर से आए हुए थोपे हुए लोग हैं, पैसे वाले, रसूखदारी वाले, ऐसे लोग उनको बिठाया हुआ है। तो उनको सामान्य कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं। वो ये समझ रहे हैं अभी ट्रांसफर के लिए आया। तो अब मेरा एक पहचान वाला था, तो अब वो ट्रांसफर आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्वामी आनंद भारती ने कोई 1-2 करोड़ खा लिया। अरे नहीं, तुम खाओ भाई, हमें नहीं चाहिए। बिना खाए हमारा काम नहीं होता। ये खाने पीने का अगर कहीं से तुमको खुशबू आ गई तो करने का सवाल ही नहीं, अस्तित्व खतरे में। यहाँ तो बिना खाए पिए काम नहीं होता। खा पी का तो क्या होगा, वो तो कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता सोचता ही नहीं है। तो वो मुझे समझदार लोग कहते हैं कि ये छोटे छोटे काम नहीं करते। अरे तो बड़े क्या, किसी की हत्या करके आए क्या हम? बैंक रॉबरी करके आए क्या? बड़ा होगा वो, इससे बड़ा क्या होगा? 2-4-5 मर्डर कर देते, बैंक रॉबरी कर लेते, लूट लेते 2-4 बैंकों को, तब तो बड़ा होगा, तब ये फेवर करेंगे हमारा। अरे सत्यानाश तुम्हारा। ये आग लग रही है इस घर के चिराग से। ये बीजेपी का नाश करने वाले, ये जो अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार, इनको बोलते हैं ना दिग्गज नेता। मैं कहता हूं दिग्गज नेता के नाम पे आज की तारीख में दिग्गज तो नरेंद्र मोदी भी नहीं है। विश्व में दिग्गज कह सकते हैं उसको, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी दिग्गज नहीं है। जिस आदमी को खुलेआम ये कहा जाता है चौकीदार चोर है, और वो चोर उसको चोर कह रहे हैं, असली जिनको पर ठप्पा लगा हुआ है चोर का, कांग्रेसी खानदान का, चोर परिवार का ठप्पा लगा हुआ है, वो बोलते हैं चौकीदार चोर है। तो नरेंद्र मोदी बैकफुट पे आ जाते हैं। अरे काय को, जब आपने कुछ नहीं किया तो काय को बैकफुट पे आते हो? गरिबान पकड़ो उनका। 10-10 साल से जो जमानत पे चल रहे हैं, तो ये देश का कानून है क्या? ये देश का न्याय है क्या? ये न्यायालय, अन्यायालय खोल रखे इन्होंने। इन मुफ्तखोरों को, हराम का पैसा खाने वालों को छूट देने के लिए ये कानून बने हुए, ये संविधान इनकी रक्षा कर रहा है। इसलिए संविधानिक कॉपी लेके हाथ में घूम रहे हैं
कि चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, लेकिन देखो संविधान कितना बढ़िया है, हमको भी बचा लेता है। क्या हो रहा है? तो ये जो हो रहा है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी को ये जवाब देना पड़ेगा कि 10-10 साल तक कैसे कोर्ट चुपचाप बैठे रहे। 10 साल, 10 ये मरने के बाद में इनको सजा दी जाएगी क्या? ये सोनिया गांधी मर गई, अब सजा दे रहे लो, अब क्या दिखावा कर रहे हो ये? अरे लानत है ऐसे कानून पर, ऐसे न्यायालयों के ऊपर। मैं तो कहता हूं इनकी होली के ऊपर इस न्याय व्यवस्था की होली जला दो। ये न्याय व्यवस्था जो बना रखी है, ये अन्याय व्यवस्था है। मेरा एक हाईकोर्ट में केस चल रहा है 30 साल से, उसकी पेशी नहीं लगती। क्यों? वो हियरिंग में है। अरे हियरिंग में नहीं, ऐसे बोलो कि वो जो गांधी के जो मंदिर थे, आंख बंद कान बंद करके बैठे, उस सिस्टम में है। और आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलता है, और मेरे जैसे 80 साल आदमी का जो चोरा वो केस चल रहा है, उसके लिए तारीख नहीं लगती। क्या करिएगा? कहां जाके सर फोड़िएगा अपना? हद हो गई। कहीं कोई रास्ता नहीं है। कानून अंधा, संविधान बहरा, नेता हरामखोर, मुफ्तखोर। तो ये कोई व्यवस्था सब देश ऐसे चलता है क्या? ऐसा फ्रांस में हुआ था, तो उन्होंने इकट्ठा करके उन क्रांतिकारियों को बोला, तुमने जरूर बर्बाद कर दिया तो आपको आश्चर्य होगा। जो क्रांतिकारियों ने राजा को मारा था, वो सारे के सारे क्रांतिकारी उसी हथियार से मारे गए जो लुइस के लिए बनाया था, एक स्पेशल। हालात वैसे हैं इस देश में। इस देश की जनता को समझाना यह पड़ेगा कि तुम्हारी गरीबी का राज, गरीबी का कारण ये नहीं है कि ये देश गरीब है, नहीं, ये नेता बेईमान है, ये लूट के खा गए, देश को खोखला कर रखा है। अब क्या करें? अब खोखले का कैसे चला है नरेंद्र मोदी, ऐसे ही चलेगा। ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी न्याय व्यवस्था, ऐसी पुलिस व्यवस्था, ऐसा सारा सिस्टम ऐसा ही है। तो ये सिस्टम को बदलने के लिए उसी पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। बात तो कड़वी है, लेकिन बीमारी अगर ऐसी है तो उसकी दवा भी कड़वी देनी पड़ेगी। ये न्याय व्यवस्था का पुतला फूंकना पड़ेगा, और जितने भी कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, सबके पुतले फूंकने पड़ेंगे। ये आउट ऑफ डेट हो गए, या तो ये सुधार करो या मरो। ओके, सी यू, बाय।